तो 11वीं वालों कर लेते हैं लास्ट टाइम रिवीजन। देखिए ये सारे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन एक बार सुन लो भाई, एक बार सुन लो। क्वेश्चन देखिए आ जाएंगे पेपर में तो सीधे के सीधे लिख दोगे आसानी से, है ना। इनको याद कर लो, क्योंकि यार बार बार वीडियो स्किप करने से, इधर उधर जाने से कुछ नहीं होने वाला। अब नहीं बचा है टाइम यार, एक बार ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लो, सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो यार, पेपर अच्छा हो जाएगा, है ना। तो अपने पेपर के बारे में सोचो। अब देख लेते हैं हम सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल मैं आपको पढ़ाते चलूंगा, आंसर बताते चलूंगा, याद करते चलना। देखिए बल का सही मात्रक, इसका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि बल का सही मात्रक क्या है। तो क्या होता है, न्यूटन होता है, आप सभी ने पढ़ा है ना। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और ये रहेगा उसका बीमीय सूत्र m1L1T-2, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पृष्ठ तनाव क्या है भाई। पृष्ठ तनाव का उदाहरण आएगा भाई आपका ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ये उदाहरण दिए गए हैं ना। देखिए पृष्ठ तनाव की, तरल की सतह पर उपस्थित अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल के कारण तरल की सतह सिकुड़ने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव। देखिए आपके पास टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा और आप लोग जल्दी जल्दी याद करते जाइएगा। देखिए पानी की सतह पर छोटी वस्तुओं का तैरना, साबुन के बुलबुले, ये क्या है, इसका उदाहरण रहेगा। अगला है हमारा घर्षण किसे कहते हैं। तो परिभाषा रहेगी 2 सतहों के बीच, है ना। जैसे मेरी ये उंगली इस पर चल रही है ना, तो ये मतलब एक उंगली का और एक इसका स्क्रीन का, ये क्या है, एक मतलब उसके बीच एक बल कार्य कर रहा है, वो क्या है, वो ही घर्षण बल है ना। इसका ये उदाहरण रहेगा आपका। प्रकार रहेंगे स्थैतिक, गतिक और रोलिंग घर्षण। रोलिंग यानी कि लोटने घर्षण, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे जड़त्व। तो भाई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, बिल्कुल 2 नंबर में बिल्कुल आने वाला है ना। देखिए वस्तु की अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो याद कर लीजिएगा, देखिए न्यूटन का नियम। नेक्स्ट हमारा जड़त्व संवेग संरक्षण का नियम लिखिए भैया, 2 नंबर में बिल्कुल से आने वाला है। कार्य ऊर्जा प्रमेय होगी, संवेग संरक्षण का नियम होगा, एक दूसरे के अथवा में आती। देखिए जब 2 वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग जो है सदा समान रहता है। क्या समान रहता है, जब तक कि कोई वस्तु बाहरी, मतलब जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो उनका क्या होगा, संवेग समान होगा। यही है क्या, संवेग संरक्षण का नियम। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इसका व्यंजक निगमित करने को आएगा भैया 4 नंबर में, और इस तरीके से क्वेश्चन आया ना, इस तरीके से परिभाषा तो 2 नंबर में। बिल्कुल से छाप लो इसे दिमाग में। किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षित वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। श्यानता क्या है भाई, श्यानता क्या है, और श्यानता गुणांक भी पढ़ लेना भाई। इसमें क्वेश्चन शायद नहीं दे पाया, लेकिन हाँ श्यानता गुणांक को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। देखिए तरल की परतों के बीच गति का विरोध कराने वाली आंतरिक बलों को श्यानता कहा जाता है। अगला है आपका, देखिए शहद की श्यानता जो है पानी से अधिक होती है, याद रखना। अगला है सदिशों का योग संबंधी नियम लिखिए, त्रिभुज नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, है ना। 3 नंबर में भी इसका क्वेश्चन, इसको आपको सिद्ध करना होता है, नीचे है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक, है ना, जो सिद्धांत है, नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो वो लिखिए। तो 2 पिंडों के बीच, है ना, 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के, है ना, उनके द्रव्यमानों के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो उनकी दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसको याद रखना। हुक का नियम क्या है, देखिए तो किसी लोचदार वस्तु में लगाए गए बल और उसमें उत्पन्न विकृति के बीच सीधा अनुपात होता है। यही क्या है, यही हुक का नियम कहता है। इसको थोड़ा डिटेल में अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। अगला है पास्कल का नियम क्या है। तो नियम कहता है कि किसी तरल में लगाया गया दबाव समान रूप से हर दिशा में फैलता है। तो यही पास्कल का नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट, है ना, मतलब पूरे में फैलता है, ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट एक तरफ नीचे हो जाती है एक तरफ ऊपर रहती है ना, पूरी तरह से फैलता है। नेक्स्ट हमारा सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो परिभाषा रहेगी वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर दोलन करती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। जल्दी से याद करते जाओ ये सारे क्वेश्चन और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम क्या है, ये रहेगा यदि 2 प्रणालियाँ किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ क्या हैं, तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी, याद रखना। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। आंसर रहेगा आपका सामने, वह दर जिससे कोई पदार्थ ऊष्मा को अपने माध्यम से स्थानांतरित करता है वह क्या, ऊष्मा चालकता गुणांक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है घर्षण से होने वाले, भैया 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल, है ना। घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए, है ना। घर्षण से क्या लाभ होते हैं, तो लाभ होते हैं गाड़ी चलाने में सहायक, ब्रेकिंग चलने में सहायक है ना, खाना चबाने में सहायक है। हाँ सर, इसकी हानि हो जाएगी ऊर्जा का अपव्यय, मशीनों का घिसाव, इसकी हानि हो जाएगी। इसके बाद है ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपका 2 नंबर में। क्रिकेट का खिलाड़ी जो है कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। तो जब खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, है ना, वो सूर्य कुमार वाला, याद रखना वो कैच, है ना, यही है। वो धीरे धीरे काम करता है, मतलब संवेग को धीरे धीरे कम करता है, मतलब उससे सीधी बात है डेल टी बढ़ जाता है उसमें, मतलब समय अंतराल मिल जाता है खिलाड़ी को ताकि उसे चोट लगने का खतरा
कम जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बिल्कुल बराबर होता है, याद रखिएगा ना, वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, याद रखना कार्य ऊर्जा प्रमेय। नेक्स्ट हमारा प्रत्यास्थ संघट अप्रत्यास्थ संघट। देखिए ऐसा संघट्ट जिसमें टकराने के बाद गतिज ऊर्जा और संवेग जो है संरक्षित रहती है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहती। मतलब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा संघट्ट जिसमें टकराने के बाद वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो इसे क्या अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण दो लोहे की गेंदों की टक्कर। अप्रत्यास्थ संघट्ट का ये मिट्टी के गोले, मतलब मिट्टी के गोले हम दो ऐसे मिलाएं जो टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे ना, इस तरीके से ये गोला बन जाएगा। और ये दोनों इस तरीके से टकराएंगे तो दूर भाग जाएंगे ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ। अगला है आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या हैं, 2 नंबर में एक दूसरे के अथवा में आ सकते हैं, इन दोनों को कंप्लीट कर लेना। विमीय विश्लेषण की सीमा कहती है यह स्थिरांक जैसे पाई हो गया, ई हो गया की गणना नहीं कर सकता। कौन, विमीय विश्लेषण। यह भिन्न मात्रकों जैसे कोणीय मात्रक होते हैं जो उन पर लागू नहीं होता है, केवल भौतिक मात्राओं तक ही सीमित है ये, है ना। और विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या क्या है, सूत्रों की सत्यता की जाँच हो सकती है, नई भौतिक मात्राओं का निर्माण किया जा सकता है ना, और भौतिक मात्राओं के बीच संबंध ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक वस्तु के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब ऊंची ओर फेंका जाता है वस्तु को, और ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतर ऊंचाई पर कितना होगा, देखिए अधिकतम मतलब सबसे ऊंची जाएगी तब तो रुक जाएगी ना, तो जब तक रुक जाएगी तो वेग तो जीरो ही हो जाएगा और त्वरण आपका जी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण, याद रखना। नेक्स्ट हमारा एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। देखिए तो ये इनमें अंतर भी आ सकता है, एक समान व परिवर्ती त्वरण में अंतर लिखिए, आ सकता है भैया, है ना। एक समान त्वरण क्या कहलाता है, गति में समय के साथ एक समान परिवर्तन को ही एक समान त्वरण कहते हैं। उदाहरण रहेगा गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। परिवर्ती त्वरण का है गति में समय के साथ परिवर्तन भिन्न हो जाता है, मतलब सड़क पर ब्रेक लगाना। नेक्स्ट हमारा वित्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, इसको याद कर लेना। आवर्तकाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ में, है ना, वृत्तीय पथ में पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है ना, तो वो उसका आवर्तकाल है। आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड पूरे गए चक्करों की संख्या, है ना, प्रति सेकंड में कितना वो चक्कर लगा पा रहा है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, बिल्कुल से याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा एकांक सदिश किसे कहते हैं भैया। तो एकांक सदिश जो है जिसका परिमाण 1 हो और केवल दिशा बताता हो उसे जो है एकांक सदिश कहते हैं, याद रखना ऐसे। अगर आपका घर्षण को कम करने के तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए, तो घर्षण को कम करने के उपाय रहेंगे चिकनाई, सतह को पॉलिश करना, है ना, ये घर्षण कम कर देगा। मतलब हम देखिए चिकना कर देंगे ना, वहाँ पे हम सपाट से करेंगे सीधे, है ना, घर्षण है ही नहीं वहाँ पे, तो कम हो जाए। इसमें घर्षण के उपाय क्या है भाई, हम थोड़ा सा खुरदरा बनाएंगे सतह को, अपने जूतों में बड़ी अच्छे खांचे होते हैं, वो क्या है, घर्षण को बढ़ाते हैं जिससे हम फिसलते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आता है खिलाड़ी कैच लेते समय, इसको बिल्कुल से याद करना है, ये आंसर सरल सा दिया गया है। डेल टी का मान जो है अधिक होगा और एफ का परिमाण कम हो जाएगा, मतलब बल उस तरफ से कम लगेगा जिससे उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं रहेगा। ये अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल को परिभाषित, भैया 2 नंबर में बिल्कुल आने वाला है 1 न्यूटन बल, है ना, कहा 1 नंबर में कहा आ जाए, है ना, एक शब्द में, तो इसको कंप्लीट कर लेना। वह न्यूटन बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। रोल या लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों भैया, याद कर लेना अच्छी तरीके से। खींचने पर ऊर्ध्वाधर घटक जो है वजन को कम करता है जिससे घर्षण बल जो है घट जाता है। धकेलने पर क्या होता है, वजन बढ़ता है जिससे घर्षण बल बढ़ जाता है और आसानी से वस्तु वो ढकली जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका द्रव्यमान और भार में अंतर, भैया 2 नंबर में क्वेश्चन 9th क्लास से पढ़ते हैं और याद होना चाहिए। द्रव्यमान क्या होता है, यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल होता है, यह अपरिवर्तनीय है, यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है। इसका सही मात्रा केजी है, किलोग्राम, इसका क्या है न्यूटन, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है 1 पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो 1 पारसेक में 3.26, इतना याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष, है ना, ये 3.26 प्रकाश वर्ष जो है मात्रक होते हैं, खगोलीय मात्रक। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है आवेग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। आवेग क्या है, इसका ऐसा मात्रक, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकंड, याद रखना ऐसे, है ना, न्यूटन इंटू सेकंड, है ना, इंटू लगाइए, तो इसको याद रखिएगा। आवेग क्या है, बल और समय के गुणनफल को, जो बल होता है और समय होता है उसके गुणनफल को ही आवेग कहा जाता है ना। तो आवेग एक सदिश राशि होती है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आवेग खालिस्तान राशि है, सदिश राशि है। शक्ति की परिभाषा मात्रा एवं विमीय सूत्र 2 नंबर में बिल्कुल बनने वाला है, इसको कंप्लीट कर लो भाई। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहा जाता है, इसका विमीय सूत्र रहेगा ml2t-3, है ना। बल का याद रखना ml1t-2, है ना, m1l1, सॉरी, यहाँ m1l1 ये रहेगा t-2, ये बल का रहेगा, ये रहेगा शक्ति का, याद रखना, दोनों का आने वाला है, एक नहीं का आएगा 100%, है ना।
और अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, और ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ना तो हम ऊर्जा को कभी भी बना सकते हैं, मतलब ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का जो है उत्पन्न किया जा सकता है। और ऊर्जा को क्या एक रूप से दूसरे रूप में केवल और केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, याद रखना से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 3-3 नंबर के रूप में, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। देखिए, सतह पर चिकनाई करके घर्षण को कम किया जा सकता है, सतह को पॉलिश करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके, है ना। तो ये एक नंबर में ही बन सकते हैं कि बॉल बियरिंग का उपयोग करके खालिस्तान के लिए उपयोगी है, तो घर्षण कम करने के लिए। घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरी सतह का निर्माण करके विशेष पैटर्न वाले टायर बना करके, है ना। अगला आपका बिंबीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, तो भौतिक सूत्रों की जांच करता है, ये इस तरीका याद कर लेना है। अगला हमारा, देखो भाई इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है एक ना एक नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, है ना। आएगा कि द्रव्यमान का जो है ऐसा मात्रा क्या है, तो किलोग्राम, लंबाई का मीटर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, तापमान का केल्विन हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। भैया इसको याद कर लेना, पूरा का पूरा कंप्लीट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, तो ये कंप्लीट रहेगा, है ना। एक चक्कर पूरा लगाने में से हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा ही मात्रक होता है आवृत्ति का हर्ट्ज, याद रखना भैया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, तो यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। दो है आपका, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण लिखिए, तो इस तरीके से लिखेंगे, सदिश का गुणनफल परिमाण क्या होता है, तो a/b, है ना। इस तरीके से ये पूरा दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। एक परिमाण का एक सदिश है, इसका एक परिमाण जो होता है उसका एक सदिश है, जिसकी दिशा होती है एक वेक्टर और बी वेक्टर के तल पर लंबवत होती है। नेक्स्ट हमारा, किसी उपग्रह पर परिक्रमण काल किसे कहा जाता है, तो भाई उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में जो समय लगता है ना, उसे, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण काल कहते हैं, है ना। यही आवर्तकाल भी इसे कह सकते हैं। केपलर का द्वितीय नियम क्या है, तो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। मतलब जो भी ग्रह है ना सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, समान समय में सभी ग्रह समान क्षेत्रफल की दूरी तय करते हैं। यह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित नियम है, यही केपलर का दूसरा नियम है। मतलब जितने भी ग्रह चक्कर लगा हैं सूरज की, वो समान समय में, मतलब अगर जो है पृथ्वी ना 2 किलोमीटर चलेगा तो बुध भी 2 किलोमीटर चलेगा उतने में, है ना। यही कहता है इनका द्वितीय नियम, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, गर्मियों में जल का ठंडा, गर्मियों में कुएं का जल जो होता है ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है। भैया अभी सर्दियों में गर्म है कुएं का पानी, है ना। अभी सर्दियां पड़ रही हैं, मजा आ रहा है खूब, है ना। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण वह धीरे धीरे जो है तापमान बदलता है। कौन, जो अभी ठंडी होती है ना, तो ऊष्मा के कारण वो तापमान अपना बदलता है, बढ़ाता कमता है ना, इस कारण होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका, पौधाघर की दीवारें और छत की दीवारें जो है कांच की क्यों बनाई जाती हैं, तो ये रहेगा आपके सामने आंसर, पूरा का पूरा दिया गया है। ऊष्मा अंदर प्रवेश कराता है लेकिन बाहर जाने से रोकता है ना, मतलब एक तरीके ग्रीन हाउस प्रभाव का काम करता है। अगला है आपका, स्थैनिक और सीमांत घर्षण क्या है, इनमें अंतर भी आ सकता है। वह घर्षण जो वस्तु की गति में आने से पहले कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण है। सीमांत है वह अधिकतम घर्षण है जो गति के शुरू होने पर क्षण पर कार्य करता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा, वृत्तीय गति किसे कहते हैं समझाइए, तो ग्रहों पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, हाँ ये वही है, एक चीज़ है। नेक्स्ट हमारा, विशेषता आ जाती है इसकी, याद कर लेना है ना। त्वरण केंद्र की ओर होता है वृत्तीय गति में, गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है ना। नेक्स्ट हमारा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ये 3 नंबर में आ सकता है, इसको याद कर लेना। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक ये स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं, अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये क्या है, ये सारे मूल मात्रक हैं। और न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ये क्या है हमारे, ये है हमारे जो है व्युत्पन्न मात्रक, याद रखना इसको। संरक्षी असंरक्षी बल में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में छपने वाला है भाई। कार्यपथ पर निर्भर नहीं करता है संरक्षी बल, और असंरक्षी बल होता है वो कार्यपथ पर निर्भर करता है। ऊर्जा का संरक्षण होता है संरक्षी बल में, उसका नाम ही है संरक्षी, तो संरक्षण करेगा। और इसमें ऊर्जा का क्षय होता है, असंरक्षी मतलब यह संरक्षी है, संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऊर्जा का क्षय करेगा। उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल का, और असंरक्षी बल का उदाहरण है घर्षण बल, याद रखना। उदाहरण 1 नंबर में बनेगा अलग से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, इससे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए, है ना। सिद्ध भी करना है साथ में, प्रमेय तो हम पढ़ चुके थे, है ना। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये रहेगा अचर बल हेतु, इसका जो है पूरा डेरिवेशन, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके सामने कंप्लीट आंसर दिया गया है, कुछ नेक्स्ट पेज में शायद है, हाँ यहाँ तक, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहेगा आपका यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, ये रहेगा आपका आंसर, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, देखिए,
तो पतली नली द्रव का ऊपर नीचे उठना केशिकीय उन्नयन, मतलब जो देखिए पौधे भी आपने देखे होंगे, पौधों में देखिए इस तरीके से छोटी छोटी नलिकाएं डली होती हैं धरती से सीधी ऊपर तक ना, तो ये केशिकाएं कहलाती हैं। ये केशिकाएं इन्हीं में जल जाता है, इन्हीं में द्रव का ऊपर होना होता है, द्रव ऊपर जाता है, इन्हीं से नीचे आता है ना, तो ये क्या है, केशिकीय उन्नयन कहलाता है ना। तो यही याद रखना, इसका उदाहरण कई बार पूछा गया है। अगला है आपका जो केशिकीय उन्नयन के उपयोग लिखिए, तो पौधों में जल परिवहन, मिट्टी को नमी बनाए रखना, केरोसिन और लैंप ईंधन का दबाव चढ़ाव कराना। गुप्त ऊष्मा क्या है भैया, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, और ये 2 नंबर में बन सकता है आपका परिभाषा लिखिए, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन। वह ऊष्मा जो बिना किसी बदले किसी पदार्थ की आवश्यकता को बदलने में लगती है उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन कर लेना भैया, 2 ही नंबर में कर लो इसे, 2 नंबर में ही केवल, है ना। देखिए तो प्रारंभिक अवस्था में लौटाया जा सकता है, यह जो है प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटाया जा सकता है। बाह्य कारकों का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। और इसका उदाहरण रहेगा आदर्श गैस का संपीड़न। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण रहेगा घर्षण द्वारा ऊर्जा का क्षय। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोणीय संवेग व बल गुण में संबंध स्थापित कीजिए, इसको अच्छे से अपनी बुक से ढूंढ लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि इनके आंसर में यहाँ पर शायद नहीं दे पाए, क्योंकि वो डेरिवेशन टाइप हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लिखने में टाइम लगता है। अब रहेगा प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना, आपके सामने दिया गया है। प्रक्षेप गति क्या होती है, देखिए हम यहाँ पर खड़े होकर के कोई वस्तु ऐसी फेंक रहे हैं ना, ऐसी हमने फेंकी तो ये कहाँ पे, यहीं पे तो गिरेगी नहीं ना, ये जाएगी थोड़ी दूर यहाँ पे गिर जाएगी, तो ये क्या है, यही प्रक्षेप गति है ना। जब हम किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं, ऊंचा इस तरीके से फेंक देते हैं, तो ऐसी आएगी, मतलब ऐसी गई और ऐसी तो आनी जाएगी ना। तो ऐसी हमने फेंकी थी लेकिन वो ऐसी आएगी, थोड़ी उसकी चेंजिंग हो जाएगी ना, है ना, तो ऐसी नहीं गिरेगी, यही क्या है, ऊर्ध्वाधर गति है, इसको याद रखना। इसका प्रक्षेप पथ के लिए ये पूरा का पूरा व्यंजक कर लेना, है ना। क्षैतिज परास्त के लिए अधिकतम ऊंचाई और सूत्र भी इसका कंप्लीट आपका रहेगा। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में रहेगा, अभिकर्ण त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो ये रहेगा अभिकर्ण त्वरण की परिभाषा और इसका व्यंजक आपके सामने दिया गया है, वृत्तीय गति के लिए भी समझाया गया है ना, पूरा कंप्लीट कर लेना। ये रहेगा अभिकर्ण त्वरण का व्यंजक, इसका कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा कहता है 20 ग्राम की एक गोली 900 किलोग्राम प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके एक रेत के ढेर में 25 मीटर तक घुस जाती है, सेंटीमीटर तक घुस जाती है। इसका जो है आपको क्या करना है, उस उत्पन्न जो है मंदन त्वरण ज्ञात करना है। आपका आंसर आपके सामने दिया गया है ना, आंसर इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ये क्वेश्चन आने वाला है भाई, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये रहेगा -2000 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। बल हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक गेंद प्रारंभिक वेग पर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। उसकी अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास की आपको व्यंजक निगमित करना है। आपके सामने आंसर रहेगा अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, ये वही है सेम, है ना, कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकर्ण त्वरण का व्यंजक निगमित कीजिए। तो वृत्तीय गति के पहले परिभाषा लिख देंगे, फिर अभिकर्ण त्वरण का व्यंजक तो वही आपको निगमित कर देना है जो हमने ऊपर देखा था, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है। नहीं फेंक सकता भाई। हमारे सिराज भाई ने कितनी फेंकी है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की, है ना, 180 किलोमीटर, 81 हुई है ना, किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी है। ये कंप्लीट आंसर रहेगा अधिकतम परास, और ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर नीचे कुछ और इसका आंसर, यहाँ पे आंसर ही देगा 50 मीटर का आंसर आ जाता है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। भाई ओमेगा से इसे प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, है ना। इसका जो रेखीय संबंध होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो v बराबर रेखीय वेग नहीं कि ये रहेगा r इंटू डब्लू नहीं ओमेगा, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में बना हुआ क्वेश्चन है। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखते हुए इसके लिए सूत्र स्थापित करो। तो ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा याद ये कर लेना, ये रहेगी परिभाषा, और इसके लिए सूत्र स्थापित करना देख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है, लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने कर नहीं पाया। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो ये रहेगा कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन, रियरफेक्शन, है ना, होती है। और शिखर और गर्त होती हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, इन्हें पानी में हलचल उत्पन्न करने वाली तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इनको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग है क्योंकि 4 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि CP है ना, तो इसको आपको सिद्ध करना है, कर लेना। इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसको एक बार कंप्लीट कर लूँ। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए समतापी मतलब समान रहता है ताप, रुद्धोष्म में तापमान में परिवर्तन होता रहता है, ऊष्मा का जो है आदान प्रदान होता है, ऊष्मा में आदान प्रदान इसमें नहीं होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा
पृथ्वी की सतह पर गहराई में जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये आपके सामने यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, तो सारा कुछ ही रहेगा। इसको अच्छी डिटेल में पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, कंप्लीट कर लेना। आगे के क्वेश्चन ये सारे दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो। मेरे पास इनके आंसर नहीं आ पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होते कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। इन्हें कर लीजिए कंप्लीट। आई होप कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। ऑल द बेटर बेस्ट।